गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर रन कर रहे थे। जीएसटीआर रन में हमने लगभग सारी वाली जो चीजें हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट, ये वाले कॉलम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमने स्टार्ट किया था अभी। क्रेडिट नोट डेबिट नोट मैं इस बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इसके लिए, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं जो आपको थोड़ा सा उसको मतलब जब करना है तो थोड़ा सा चेक करके और ध्यान से करना है। देखिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो का मतलब होता है वो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी सेल का बिल जब आप रेज करते हैं, जो भी उसको अपने काटते हैं, तो उसमें कोई भी अगर गलती हो जाती है और वो गलती अगर आप अपने इनवॉइसेस में उसी वक्त ठीक नहीं कर पाते हैं, उसको 1 या 2 दिन हो जाता है, तब आप उसको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बजाय क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज करके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपने 1 लाख रुपए का बिल रेज करा और वो 18% टैक्स लगा था उसमें, तो 18,000 रुपए टैक्स हो जाता है। 18,000 टैक्स लगा के टोटल जो हो गया 1,18,000 का हो गया। ठीक है, लेकिन आपको ये बाद में पता चला 1 या 2 दिन बाद। अगर आपको उसी वक्त पता चल जाएगा तो आप इसको ठीक कर लेंगे, उसी दिन अगर पता चल जाएगा। लेकिन आपको अगर ये 2 या 3 दिन बाद पता चलता है, तब आप उस केस में इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, जो भी गलती हुई है। सपोज ये बिल आपने 1 लाख रुपए का इशू करा था, लेकिन ये करना था 75,000 का, तो 75,000 के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो 13,500 बनता है और टोटल अमाउंट जो है वो 88,500 बनती है। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आपकी आएगी, वो डिफरेंस अमाउंट का आपने क्रेडिट नोट इशू कर देना। देखिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में दोनों में फर्क ये है कि क्रेडिट नोट जो इशू करा जाता है वो अमाउंट को कम करने के लिए इशू करा जाता है, और डेबिट नोट जो इशू करा जाता है वो अमाउंट को बढ़ाने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है 9B। ये हमारा क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड के लिए है, यानी कि जिन भी पार्टीज ने जीएसटी नंबर ले रखा है या जिस भी पार्टी का जीएसटी नंबर का अपने बिल रेज करा है, तो आप जो भी अगर गलती करते हैं तो उसको रेक्टिफाई यहीं पे कर सकते हैं, रजिस्टर्ड के अंदर। अनरजिस्टर्ड वालों का रेक्टिफाई आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, जिनके पास जीएसटी नंबर है उसमें कोई गलती होगी तो उनको रेक्टिफाई आप यहाँ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 4A में हम लोग एक इनवॉइस रेज करा। सपोज ये है 1 मई, क्योंकि हमारी जो रिटर्न है वो अप्रैल की जा चुकी है, तो हम लोग इस बार मई के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू है 1,18,000, हरियाणा का ही है। ₹1,00,000 का हमने ये इनवॉइस रेज कर दिया। 9,000 का, 9,000 इसके अंदर आपका जीएसटी आ गया और ये हम सेव कर देते हैं। ये आपका सेव हो गया। अगर आप चेक करेंगे तो आपने जो टैक्स भरना है वो कितना भरना है, वो आपने जो भरना है वो 18,000 भरना है। 9,000 और 9,000, 18,000 भरना है। ठीक है ना, लेकिन आपको ये बात 2 या 3 दिन बाद पता चलती है कि आपने ये इनवॉइस जो है वो गलत बना दिया। ये इनवॉइस 1,00,000 का नहीं बना था, ये 75,000 का बना था। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसको तो अगर उसी वक्त आपकी गलती रेक्टिफाई हो जाती है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर ये गलती आपने उस वक्त ठीक नहीं करी, तब आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। मैं जनरेट समरी करके दिखाता हूँ कि अभी आपकी जो वैल्यू है टैक्स की वो कितनी आ रही है। अगर मैं प्रोसीड टू फाइल समरी करूं तो हमारे पास ये सिर्फ 1,00,000 का इनवॉइस है, तो हमने टोटल टैक्स कितना भरना है। अगर आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 9,000 और 9,000 जीएसटी और एचएसटी में, क्योंकि ये सेम जो है आपके नंबर पे था बिल, यानी कि हरियाणा है तो हरियाणा के अंदर था। अब अगर आपने इसको गलती को ठीक करना है तब हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तब हम क्रेडिट नोट इशू करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट 9B, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे। जितनी की डिफरेंस अमाउंट है आपने सिर्फ वही का बनाना है। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो 25,000 का है वो टैक्सेबल वैल्यू, और इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो 29,500 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने जो जीएसटी नंबर लेना है उसी पार्टी का लेना है जिस पार्टी का आपने बिल गलत रेज करा है। आप किसी और पार्टी के अगेंस्ट जो है वो क्रेडिट नोट ना इशू कर दीजिएगा, आपको ये बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है मैं इस बार ही ले रहा हूँ 3। आपने जो क्रेडिट नोट इशू करना है वो उसी पार्टी का इशू करना है।
क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमेशा एक नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, जो नंबर होंगे वो एक जैसे सेम नहीं हो सकते। गलती आपने 1 तारीख को करी थी लेकिन पता आपको 3 तारीख को करा, तो मे बी आपके नंबर जो है वो डिफर हो जाए, वो सेम ना रहे। तो ये नंबर आपके सेम मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने जरूर चेक कर लेने हैं। ये आपको 3 तारीख को पता लगा, तो 3 तारीख को हम क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं। यहाँ पे नोट टाइप जो आएगा उसको आपने संभाल के चेक करना है। आपने अगर वैल्यू कम करनी है तो अब आपने क्रेडिट यूज करना है, अगर आपने वैल्यू बढ़ानी है तब आपने डेबिट यूज करना है। पहले क्रेडिट का मैं बता देता हूँ। क्रेडिट हम यहाँ यूज कर लेंगे, नोट वैल्यू जो आएगी वो आएगी इंक्लूडिंग टैक्स, यानी कि 29,500, ठीक है। डेट आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे 18% में आप जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 25,000, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू में जो डिफरेंस था वो 25,000 का था, ठीक है ना। तो आपका जो टैक्स है वो 22,500 आ जाएगा, जीएसटी वाला और एसजीएसटी वाला। अब आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है ना। यह देखिए आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद अगर आप चेक करेंगे, अब आपके पास 2 इनवॉइस रेज हो चुके हैं। अब आपका जो टैक्स है वो कितना बन रहा है, मैं जनरेट समरी फिर से कर रहा हूं। देखिए पहले आपका टैक्स जो बन रहा था वो 1 लाख के ऊपर 9,000 और 9,000 बन रहा था, लेकिन जैसे ही आप क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या आता है, उसका इफेक्ट वो माइनस में चला जाता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। यानी कि आपको टैक्स 9,000 और 9,000 नहीं भरना है, आपको टैक्स जो भरना है 9,000 माइनस 22,500, यानी कि 6,750, ठीक है ना। ये बेसिकली जो क्रेडिट नोट होते हैं वो आपकी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट नोट की जो वैल्यू है वो हमेशा डिफरेंस अमाउंट की होनी चाहिए, ताकि जो आपका एक्चुअल बिल है वो आपके पास कंसिडर हो जाए, वो वैल्यू जो है आपकी टैक्स की वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये था हमारा जो था वो सेंट्रल और स्टेट टैक्स का था। अगर आईजीएसटी वाला होगा तो आईजीएसटी वाले में भी सेम आपने वैसे ही करना है। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल और स्टेट की जगह आईजीएसटी आ जाएगा और सेम क्रेडिट नोट में भी वहां पे आईजीएसटी आ जाएगा। लेकिन बस आपने ये जरूर चेक करना है कि आईजीएसटी के लिए आपका जो नंबर है, जीएसटी नंबर, वो आपका सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं डेबिट नोट का बता देता हूँ। इसमें वैसे क्रेडिट नोट में एक चीज और है कि क्रेडिट नोट जो है वो हमेशा आप सेम मंथ की जगह आप पुराने मंथ्स का भी इश्यू कर सकते हैं। सपोज आपने कोई गलती, जैसे कि हम ये रिटर्न जो भर रहे हैं वो मई की भर रहे हैं रिटर्न, ठीक है ना। अगर आपने कोई गलती अप्रैल में करी है और अप्रैल में अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं इश्यू करा है, तो आप उस गलती को ठीक करने के लिए मई में भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट बना सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट की डेट आएगी वो आपकी जो है वो मई के अंदर आएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपने सेम गलती जो है वो अप्रैल में भी कर रखी थी, तो यहां पे 4 मई में हम ले लेंगे। ये हमने 4 मई को हमने इश्यू करा, हमें पता जब चला क्रेडिट नोट, ठीक है ना। नोट वैल्यू सेम हो जाएगी हमारी 29,500, ठीक है। और 18% यहाँ पे जो है आपका 25,000 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको, इस क्रेडिट नोट को आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। ये बेसिकली क्रेडिट नोट जो है आपने करंट मंथ के लिए इशू नहीं करा है, ये आपने प्रीवियस मंथ के लिए इशू करा है, ठीक है ना। तो इसका जो इफेक्ट है वो करंट मंथ में आपका जो है मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जैसे अपनों ने दिसंबर में कोई बिल काटा 15,000 रुपए का, जी उस बिल की अपने को पेमेंट नहीं मिली और वो पार्टी कहती कि हमारे को इसके अगेंस्ट में 15,000 रुपए का क्रेडिट नोट दे दो, वो आज की डेट में नया बिल काट दो। हाँ, तो क्रेडिट नोट आप इसको इश्यू कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो विद इन द ईयर आप इश्यू करें, नहीं ठीक सर, है ना। जो नया बिल अपने काटेंगे वो सेम अमाउंट का काट सकते हैं या कोई ऊपर नीचे करें? जो नए बिल आप काटेंगे वो सेम अमाउंट का काट सकते हैं, लेकिन वो करंट मंथ में काटेंगे, आप उसी मंथ में नहीं हाँ काट सकते, हाँ हाँ, करंट अमाउंट में, ठीक है सर, ओके। ठीक है। ठीक है, देखिए इस बारी आपके पास 2 क्रेडिट नोट शो हो रहे हैं।
एक जो क्रेडिट नोट है आपका 3 मई वाला, वो बेसिकली आपके करंट मंथ का था, और ये जो है 4 मई वाला, ये आपके प्रीवियस मंथ का था, यानी कि एक अप्रैल का है और एक मई का है। तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपने जब अप्रैल की रिटर्न भरी होगी, तो अप्रैल में तो आपने जो टैक्स भर दिया होगा वो 18,000 ही भर दिया होगा, लेकिन आपको अप्रैल के मंथ खत्म होने के बाद, उनकी फाइलिंग होने के बाद ये बात पता चली कि आपने टैक्स ज्यादा भर दिया है, ठीक है ना। तो जो रेक्टिफिकेशन चाहिए थी आपको, वो रेक्टिफिकेशन जो है वो आपने मई में करी है, ठीक है ना। तो 4,500 का इफेक्ट जो है वो आप मई के अंदर लेंगे, तो मई में जितना भी आपका टैक्स बनता होगा वो आपका उतना और कम हो जाएगा, ठीक है ना, अप्रैल का मिला के, ठीक है ना। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बेसिकली किन किन कंडीशन में बनता है वो मैं बेसिकली बता देता हूँ। कभी कभी होता है कि आपने सेम मंथ में गलती कर दी, कभी कभी माल आपका जो है वो किसी पार्टी के पास गया है, लेकिन 1 महीना लग जाता है कि गुड्स वो सही नहीं है या गुड्स क्वालिटी वाले नहीं है, तो वो आपको उसको रिटर्न कर देते हैं नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। तो आपको वो क्रेडिट नोट जो है वो नेक्स्ट मंथ इश्यू करना पड़ेगा। और या फिर अगर कोई भी आप किसी तरह का डिस्काउंट देना चाहते हैं पार्टी को, तो डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर आपने बिल सपोज 1 लाख का ही काटा है, लेकिन पार्टी के लिए हमें कुछ डिस्काउंट दे दो, तो आपने कहा कि चलो 25,000 रुपीज का डिस्काउंट दे देते हैं, तो आप 25,000 का जो डिस्काउंट देंगे उसके लिए आप क्रेडिट नोट इश्यू कर देते हैं, ठीक है ना। ये 2-3 कंडीशन होती है जिसमें क्रेडिट नोट इश्यू होता है। तो जो भी आप क्रेडिट नोट बनाएंगे, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि वो सेम पार्टी के लिए होना चाहिए, ताकि उस पार्टी को उसका क्रेडिट मिल सके। अगर आप किसी और का जीएसटी नंबर यहाँ डाल देंगे तो उस पार्टी को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपका टैक्स तो कम हो जाएगा, लेकिन उस पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था, ये हाँ जो जी, क्रेडिट के जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने बताया अभी अप्रैल में इनवॉइस थी और उसका क्रेडिट नोट हमने मई में इशू किया, क्या उसी तरह से अगर मान लीजिए ये क्रेडिट नोट लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का होता तो भी हमको इशू करना, तो उसमें क्या क्राइटेरिया, कब तक हम इशू कर सकते हैं? देखिए वैसे तो क्राइटेरिया ये होता है कि आपको साल के आखिरी तक मतलब अपनी रिकंसिलेशन कर लेनी है बुक्स की, ठीक है ना, और साल के आखिरी तक मतलब वो उसका इश्यू हो जाना चाहिए क्रेडिट नोट, ठीक है ना। अदरवाइज आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, यानी कि 6 मंथ, सितंबर तक आप सिर्फ उसको इश्यू कर सकते हो, सितंबर के बाद आप क्रेडिट नोट नहीं इश्यू कर सकते, ठीक है। ठीक है ना। देखिए नॉर्मली 80% केसेस में क्या होता है कि जो भी गुड्स आपने उनको बेचे हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड करी है, वो विद इन द 3 मंथ्स, 2 और 3 मंथ्स के अंदर पता चल ही जाता है कि हाँ वो माल सही है नहीं है, रेट गलत तो नहीं है कहीं, या कोई डिस्काउंट लेना है तो वो उसको पता चल ही जाता है वो, ठीक है ना। तो वो बेसिकली ट्राई कीजिएगा कि उसी ईयर के अंदर सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ तक आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो पिछले फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है ना। ओके। एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, सर सपोज हम प्रीवियस मंथ का हमने कोई बिल किसी कस्टमर को दिया, जी, वो आगे किसी को सेल कर रहा है, तो सर अगर हमने जो बिल उसको दिया B2B में अगर बात कर रहे हैं, तो उसका इनपुट वो रिसीव कर लिया और वो इनपुट वो भी किसी को दे के अपना इनपुट जीरो कर दिया, उसके पास कोई जीएसटी में कोई इनपुट बैलेंस नहीं है, उस केस में सर अगर हम क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं सपोज, जी। तो क्या हमको रिटर्न उतना मिलेगा या उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं, उस कंडीशन में आपको तो मिलेगा ही। अगर उस पार्टी ने भी अपना रिटर्न लेना है तो उसको भी क्रेडिट नोट अलग से इश्यू करना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है कि नहीं हमारा सही है, हमको लग रहा है हमारा गलत है, नहीं, वो देखिए आपका इंटरनल प्रोसेस है, वो हाँ। इंटरनल प्रोसेस है, वो इंटरनल आपने पहले सॉल्व कर लेना है कि क्रेडिट नोट इश्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। अगर वो इंटरनल प्रोसेस आपका दोनों सेटिस्फाइड है तो आप उसको इश्यू कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि उसके पास अगर बाई डिफॉल्ट गलती से उसने इनपुट रिसीव करके किसी और को भी इनपुट दे दिया, फॉरवर्ड हो गया, जी, तो जी। उसके पास जीरो हो गया है, जी, बट हम अगर क्रेडिट नोट फाइल करेंगे उस अगले पार्टी को जीएसटी पे, तो सर उसका तो अकाउंट माइनस होना चाहिए, जी, उसका माइनस होगा और वो टैक्स भी भरेगा उसके अगेंस्ट। वो टैक्स भी भरना पड़ेगा उसको। हाँ, उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। अगर वो टैक्स नहीं भरना चाहता तो उसको भी क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। ये था बेसिकली क्रेडिट नोट के लिए। अब हम आते हैं इसी में डेबिट नोट के लिए। देखिए डेबिट नोट 2 केसेस में यूज होता है। और डेबिट नोट फर्स्ट उस केस में यूज होता है कि सपोज आपका 1 लाख रुपए का ही बिल था, ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता चली कि आपने ये जो बिल है वो कम जो है वो रेज करा है। आपने क्या किया, आपने जब चेक किया तो आपको पता चला कि नहीं ये बिल कम का रेज हुआ, ये 1,25,000 का इशू होना चाहिए था,
तो 1,25,000 रुपए के अकॉर्डिंग आपकी जो लायबिलिटी बनती है टैक्स की, वो बनती है 22,500, ठीक है ना। और लेकिन आप जो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं गलत इनवॉइस की वजह से, वो भर रहे हैं 18,000 का, ठीक है ना। तो आप जो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप जो है बेसिकली एक डेबिट नोट उस पार्टी के अगेंस्ट इश्यू कर सकते हैं, सेम इनवॉइस का मेंशन देके या फिर सेम इनवॉइस के अगेंस्ट। ठीक है, दो केसेस होंगे, या तो आप 25,000 का, ये 25,000 जो है वो 25,000 का आप अलग से उनको इनवॉइस दे दीजिए, ताकि उनकी जो वैल्यू है वो टैली हो जाए और आपकी अमाउंट भी जो है वो टैली हो जाए, ठीक है ना। अगर वो वैसा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नए बिल की जगह आप डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं, जिसमें रेफरेंस उसी बिल का दे सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ, सपोज आपने माल तो 1,25,000 का ही भेजा, लेकिन आपने जो बिल काटा वो 1,00,000 रुपए का काट दिया, ठीक है। 25,000 का आपने बिल नहीं काटा, 25,000 का बिल आपने अंडर वैल्यू काटा है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, आप तब डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं उस बिल का रेफरेंस लेके, ठीक है ना। जब आप ये डेबिट नोट इश्यू करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, इस वैल्यू से आपका जो है वो टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे लेता हूँ। अभी तक जो हमारा टैक्स आ रहा था, अगर हमने 2 क्रेडिट नोट इश्यू कर रखे हैं, अभी तक जो हमारा टैक्स आ रहा था वो आ रहा था इस एक बिल के अगेंस्ट सर एक क्वेश्चन है। 4500 आ रहा है हमारा जीएसटी एचएसटी। हेलो हाँ जी, सर, अगर जैसे आप ये बोल रहे हो कि डेबिट नोट काटना है, अब डेबिट नोट अगर हम काटते हैं, अगर जैसे आपने बोला कि 1 लाख का बिल था और आपने मतलब 1 लाख कर दिया, 125 करना था, यही कंसीडर कर रहे हैं हम अपने साइड से, मतलब हमारी साइड डेबिट की बात कर रहे हो। अगर हम ये परचेजिंग की साइड से चेक करें तो परचेजिंग की साइड से जो आईआर नंबर होता है, परचेजिंग की साइड से परचेज का बिल एंटर करते हैं तो कोई आईआर नंबर हम नहीं जनरेट करते हैं। बट अगर हम, मतलब मैं डेबिट की बात कर रही हूँ, डेबिट के टाइम पे अगर हम डेबिट नोट कंसीडर कर रहे हैं परचेजिंग की तरफ, तो हम आईआर नंबर नहीं कंसीडर कर रहे। बट अगर हम क्रेडिट नोट डाल रहे हैं परचेजिंग की साइड से ही, तो क्या हमें आईआर नंबर जनरेट करना पड़ता है? नहीं, आईआर नंबर तो आपको तब नहीं जनरेट करना पड़ेगा जब आप क्रेडिट नोट डाल दोगे तो। सर अगर हमारी परचेजिंग है, हमने देखिए, हमने उसको, मैं वही कह रहा हूँ कि आप परचेज वाले पॉइंट पे आ रहे हो ना। मैं बाकियों को अभी इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि मैं चाहता हूँ कि पहले वो सिर्फ सेल्स वाले पॉइंट समझ ले, क्योंकि परचेज वाला सेक्शन अभी आएगा आगे, ठीक है ना। परचेज वाला सेक्शन अभी आएगा। जो सेल्स वाला सेक्शन है, जब आप जीएसटीआर 1 भर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो मैं सिर्फ अभी वही चाह रहा था कि उसी पे हम लोग पहले फोकस कर लें, क्योंकि जब आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा तब हम परचेज पे आने वाले हैं उसके बाद। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, देखिए अब 25,000 की आपने अंडर वैल्यू करी थी, तो आप 25,000 की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट आप नया इनवॉइस भी इश्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, सेम डेट का 1/5 का, या फिर अगर आपको बाद में पता चला है तो आप 2/5 का इश्यू कर सकते हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है, सॉरी ये इनवॉइस नंबर जो है वो मैंने गलत लिख दिया। देखिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे जो होगा वो 1 नहीं आएगा, वो इस बार ही वो आएगा 2, क्योंकि वो सेम इनवॉइस तो नहीं मिल पाएगा आपको, सेम इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे वो नहीं मिल पाएगा। तो आपका जो इनवॉइस नंबर होगा वो दूसरा इनवॉइस हो जाएगा। जो भी डिफरेंस अमाउंट होगी उसके अगेंस्ट आप एक और इनवॉइस इश्यू कर देंगे उनको, जो इनवॉइस की वैल्यू है और जो इनवॉइस की अमाउंट है और जो इनवॉइस का नंबर है वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 29,500 हमने इश्यू कर दिया सेम स्टेट का, 18% के हिसाब से हम 25,000 यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं और सेव कर देते हैं। ये देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। अब बेसिकली क्या हुआ है, जो आपने गलती करी थी 1,00,000 रुपए वाली, वो 1,00,000 रुपए वाली गलती आपने यहाँ पे सॉर्ट कर दी है। आपने कोई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अभी इश्यू नहीं करा है, ठीक है ना, ये आपने सॉर्ट कर दी है। ये आपने एक और इनवॉइस इश्यू कर दिया है और आपका टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपने टैक्स कम भर रहे थे वो आपका टैक्स जो है वो टैली हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पार्टी कहती है कि हमें उसी बिल के रेफरेंस के अगेंस्ट हमें जो है वो अपने बिल इश्यू करना है,
ठीक है ना। तब उस केस में क्या है, आप ये नंबर से ये वाला इनवॉइस जो है फोर्थ कॉलम में नहीं इश्यू करोगे, ठीक है ना। तब आप डेबिट नोट इश्यू करोगे उसका, ठीक है ना। अगर अभी तक की हम कंडीशन देख लें, अभी तक की हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कितना बन रहा है, हमारा टैक्स बन रहा है, ये देखिए 1,25,000 यहाँ तो ठीक हो गया। 2 क्रेडिट नोट हमने इश्यू कर रखे थे 45,500 के। अभी तक का जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो 6,750 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम आपको अगर ये बात पता चलती है कि नहीं आपने इनवॉइस नहीं इश्यू करना है, आपने डेबिट नोट इश्यू करना है, तब सेम प्रोसीजर इसमें है, आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस ऐड रिकॉर्ड जब आप करेंगे, पार्टी का नाम देंगे, याद रखिएगा वो पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। डेबिट नोट नंबर आएगा इस बार ही डेबिट नोट नंबर आएगा। तो मैं डेबिट नोट नंबर दे देता हूँ 2T, जिससे कंफ्यूजन हट जाए। और ये मैंने 2 तारीख को ही इश्यू कर दिया। यहाँ पे नोट टाइप में इस बार ही आपने डेबिट जो है वो सिलेक्ट करना है। आप क्रेडिट नोट में क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन डेबिट में आपने डेबिट इश्यू करना है। डेबिट का मतलब ये होता है कि इससे इनवॉइस की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। अगर अभी हमने चेक करा तो टैक्स कितना आ रहा था, 6,750 जीएसटी के अंदर। नोट वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 29,500, ठीक है ना। 18% पे हम आते हैं 25,000। ये आपने सेव कर दिया, ये देखिए सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पे 3 प्रोसेस नोट्स आ गए आपके पास। अगर आप उनका चेक करना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ इसके अंदर, तो देखिए ये 2 क्रेडिट नोट है और ये डेबिट नोट है। क्रेडिट नोट जो है वो वैल्यू कम कर रहे हैं, डेबिट नोट जो है वो वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे जनरेट समरी करके। ये तो हमारा जो इनवॉइस था वो वाला है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इसमें 3 आ रहे हैं। देखिए तो तीनों का टोटल जो है वो प्लस माइनस होके आ रहा है, ठीक है ना। तीनों का टोटल जो है वो प्लस माइनस होके आ रहा है। 2 उसके अंदर माइनस थे, 1 प्लस था, तो 1 प्लस और 1 माइनस तो वो तो 0 ही हो गया, तो 1 ही रह जाएगा ना 22,500 वाला। तो यही आपका उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये था हमारा डेबिट नोट वाला केस, ठीक है ना। देखिए डेबिट नोट जो है वो, ये मैंने जो डेबिट नोट बताया वो सेल्स वाला बताया। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी पार्टी को माल बेचा 1 लाख रुपए का, तो पार्टी के पास जब वो माल चला गया तो पार्टी ने कहा कि नहीं ये तो माल की क्वालिटी सही नहीं है, या इसमें रेट डिफरेंस है, कुछ भी है। तो पार्टी क्या करती है, पार्टी अपने पास से एक रिटर्न नोट आपको भेज देती है, ठीक है ना। वो रिटर्न नोट का पार्टी के अकॉर्डिंग डेबिट नोट कहलाता है, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगर आप सेल्स वाले हैं तो आप सेल्स वाले तो बेसिकली क्या करोगे, 1 लाख रुपए का माल बेच दिया आपने, ठीक है ना। आपको नहीं पता चला कि 25,000 का कोई डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो परचेज वाली पार्टी है, वो परचेज वाली पार्टी जो है वो डेबिट नोट जो है वो इश्यू कर देती है, ठीक है ना। वो डेबिट नोट इश्यू कर देगी अपनी GSTR 1 के अंदर, यानी कि ये GSTR 1 के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इस GSTR 1 में जब वो डेबिट नोट इश्यू करेगी उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर आएगा, ठीक है ना। वो पार्टी अपनी रिटर्न में करेगी, ठीक है ना। अपनी रिटर्न में वो पार्टी डेबिट नोट इश्यू कर देगी। डेबिट नोट का मतलब ही यही होगा कि जो भी इनपुट उसको मिल रहा है उसका इनपुट रिवर्स हो जाए, सिंपल सी बात है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो डेबिट नोट इश्यू कर देती है तो वैसे तो उसका इफेक्ट आपके 2B में या 2A में दिखाई देने लग जाएगा, परचेज के इनपुट में दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, परचेज के इनपुट के अकॉर्डिंग, तब आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इश्यू कर दें, ठीक है ना। उतनी ही अमाउंट का क्रेडिट नोट इश्यू कर दें। ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सर वैसे भी परचेज अगर है तो सर वो डेबिट नोट इशू करता है, अपने लिए वो क्रेडिट नोट हुआ सर। जी, हमारे लिए वो क्रेडिट नोट हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट ना इश्यू करें, ठीक है ना। अगर आपको अपना इनपुट कम करना है तो आपको भी क्रेडिट नोट इश्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई परचेज वाली पार्टी आपको डेबिट नोट दे रही है तो आप ये गलती कभी मत करिएगा कि आप सिर्फ अपना इनपुट कम कर दें, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी सेल्स के अंदर ना दिखाएं कि वो सेल्स रिटर्न है,
उससे आपकी जो है वो अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। आप उस डेबिट नोट के अगेंस्ट सेम आप क्रेडिट नोट भी इशू कर दीजिएगा GSTR 1 के अंदर, वो चाहे भले ही अगले महीने हो। ठीक है। सर अगर क्रेडिट नोट अगर हम जब इशू करेंगे नेक्स्ट मंथ करेंगे, तब हम अगर वो पार्टी B2B है तो हम उनका आई नंबर जनरेट कर सकते हैं, और आई नंबर तभी जनरेट होगा अगर हम करंट डेट में एंटर कर रहे हैं। हाँ, वो तभी होता है करंट डेट में अगर एंटर कर रहे हैं। हाँ ठीक, ओके सर, बस ये मेरा ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट सबको समझ आ गया? सर लेकिन डेबिट नोट वहां से पार्टी सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ जी, आप बोल लीजिए पहले सर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। एक पार्टी है सर, जैसे मैंने उससे माल खरीदा सर, कोई भी आइटम उससे परचेस किया सर, और वो पूरा का पूरा आइटम मेरे को सर वापस करना है, परचेज रिटर्न होगा सर, जी। तो उस केस में मुझे क्या इशू करना पड़ेगा सर? आपको डेबिट नोट इश्यू करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली पार्टीज में डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे सेल्स वाली पार्टी ने 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो परचेज वाली पार्टी ने 1 लाख का माल रिसीव करा, ठीक है ना, लेकिन उनके अंदर डिस्प्यूट हो जाता है। सेल्स वाला कहता है कि नहीं माल सही है, परचेज वाला कहता है कि माल सही नहीं है, तो सेल्स वाला बेसिकली आपको क्रेडिट नोट नहीं इशू करता है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, परचेज वाला जो है वो उसके अगेंस्ट डेबिट नोट इशू कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसका क्रेडिट जो है अपने आप मतलब कम हो जाएगा, उसका टैक्स की जो लायबिलिटी है अपने आप कम हो जाएगी उसमें। ठीक है, और किसी क्वेश्चन था इसमें भी? सर मैं ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए परचेजर है और परचेजर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो वो तो डेबिट नोट, automatically- सिर्फ डेबिट नोट, हाँ परचेजर डेबिट हमेशा नोट, डेबिट नोट। हाँ डेबिट नोट इशू कर दिया, तो वो हमारे पोर्टल पे हमारे आईडी पे तो क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा, क्रेडिट नोट में आएगा, और हमको उसको, हाँ क्रेडिट नोट में आएगा तो हमारे को ऑटोमेटिकली वो लेस भी हो जाएगा, तो हमको भी क्या इशू आगे कुछ इशू करना पड़ेगा उसको? हाँ जी, आपको क्रेडिट नोट इशू जरूर करना है ना अपनी सेल्स वाली रिटर्न के अंदर, तभी आपका भी टैक्स कम होगा। अच्छा, ठीक है ना, तभी आपका भी टैक्स कम होगा ना। क्रेडिट नोट का मतलब ही यही है कि टैक्स कम होना। तो सर वो तो ऑलरेडी आईएमएस जैसे हम देखेंगे तो आईएमएस में ऑलरेडी वहाँ पे इशू हो जाएगा। हाँ, वहां पे आपने अपना इनपुट में जाके कम किया है ना, हाँ अपना इनपुट एक तरह से कम कर दिया। हाँ। ठीक है ना, तो इनपुट कम करने का मतलब ये नहीं होगा ना कि आपने अपना टैक्स कम कर दिया है, वो एक तरह से आपकी बुक्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, बुक्स में आपकी कंफ्यूजन रह जाएगी उससे, तो मतलब उसको बचने की। आप बोल रहे हाँ हैं कि सर सपोज मैंने आपसे कुछ परचेज किया और जी आपने अगर डेबिट नोट इशू किया मुझे, तो मुझे भी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा उसके लिए। जी जी जी। तो आप लोगों के पास ये तो सर मल्टीपल एंट्री होगी एक तरह से नहीं, देखा जाए। मल्टीपल नहीं होगी ना, आप दोनों पार्टीज के पास टाइम होता है 11 दिन का रिटर्न भरने का। ठीक है। ठीक है ना, तो जो भी अगर वो पार्टी डेबिट नोट इश्यू करेगी तो वो तो प्रीवियस मंथ में ही करेगी ना। हम्म। प्रीवियस मंथ में अगर वो जब डेबिट नोट इश्यू करेगी तो आप, वो 11 दिन है रिटर्न भरने के, तो 11 दिन के अंदर जब वो रिटर्न भरेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे वो शो होने लग जाएगा कि इतने का आपको क्रेडिट नोट इशू, मतलब इतना डेबिट नोट इशू हुआ हुआ है, हम्म। वो आपके 2A में आपको शो होने लग जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। राइट। डेबिट ठीक है नोट ना, क्रेडिट नोट आ जाएगा हाँ, आपको राइट से। तो फिर आप, हाँ तो फिर आप जब भी आप रिटर्न जैसे ही भरने लगेंगे तो आप उसको चेक करके क्रेडिट नोट इशू कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर हमने सेल किया किसी पार्टी को और जी। उन्होंने वो रिटर्न कर दिया हमें, अगर रिटर्न कर दिया तो रिटर्न का मीनिंग यही हो गया हमारी तरफ से सेल हुई है तो वो हमें वापस कर रहे हैं, तो परचेज जीएसटी जो परचेज है, परचेज का जीएसटी का बिल बनाकर भी क्या वो हमें रिटर्न कर सकते हैं? जी हाँ, वो परचेज जो डेबिट नोट आएगा रजिस्टर्ड पार्टीज के लिए हमेशा इनवॉइस ही आएगा, रजिस्टर्ड इनवॉइस ही आएगा, जिसमें उसका सारी डिटेल्स मेंशन होगी, जीएसटी नंबर वगैरह सारा कुछ, डेट वगैरह सब मेंशन होगा, तो डेबिट नोट तभी कंसिडर करा जाता है। अगर वो हम उसको परचेज में कंसीडर कर दें तो तब भी वो हमारा नहीं नहीं डेबिट ही कंसीडर। नहीं नहीं, परचेज में नहीं हो, वो गलत हो जाएगा, वो आपकी बुक्स में गलत हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ ना। पर जो है ना हमारे साथ ये हो रहा है कि अगर हमने किसी को सेल करा है तो वो हमें बदले में अपना ही परचेज का बिल काट कर दे रहे हैं और हम उनको परचेज ही कंसीडर कर रहे हैं, और उसी परचेज के अगेंस्ट वो हमें अगेन से डेबिट नोट भी इशू कर देती है जिसको मैं क्रेडिट कर देती हूँ। मतलब रिवर्स एंट्री चल रही है उनकी कि कभी वो हमें परचेज दे रहे हैं, कभी वो हमें डेबिट दे रहे हैं, उसी डेबिट का ही हम वो डेबिट इसलिए है, मैं डेबिट तब तक नहीं कर सकती जब तक मुझे ये बात ना पता चले कि वो हमारे पास रिसीव हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि एक्चुअल में वो है तो हमारी रिटर्न थी ना।
देखिए रिटर्न तो है, मैंने आपको जैसे ये बात बताई कि क्रेडिट नोट जब भी आप इशू करेंगे तो आपके पास उस पार्टी के अगेंस्ट बिल पहले से ही रेज हुआ होना जरूरी है, तभी आप जी क्रेडिट सर, नोट यस इशू कर सकते हैं अपनी बुक्स में। अगर यस किसी सर, पार्टी ने आपको परचेज का बिल दिया है तो उसका तो परचेज का बिल जब आपने दिया है उसने तो उसका जीएसटी नंबर ऑलरेडी अलग होगा। उसने जब आपको यस डेबिट नोट इशू कर दिया, आप डेबिट नोट कह रहे हैं ना, ठीक है ना, तो डेबिट सर, नोट का तो उसने मतलब होगा कि उसने अपनी सेल ऑलरेडी बढ़ा दी है, यस तो उस केस में तो आप अपनी बुक्स में नहीं लेंगे ना, फिर वो तो उसकी सेल में फर्क आएगा, आपकी बुक्स तो एक्यूरेट है। हाँ जी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने हरियाणा हरियाणा की मान लो सेल की है और हरियाणा का ही वो हमें परचेज का बिल काट के दे रहे हैं, फिर वो उसी परचेज को वापस कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए परचेज का बिल, आप डेबिट नोट हमें इशू कर रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट कर दो। तो उसकी रिवर्स मल्टीपल एंट्रीज हो रही है, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि तो वो करना क्या है, तो मैं इसको करूँ कि ना करूँ। देखिए, वो मैं आपकी बात समझ गया, आपने सेल का इश्यू करा और पार्टी ने आपको हाँ जी, परचेज इश्यू कर दी, यस ठीक है ना, सर, तो सेल इश्यू हुई और परचेज इश्यू हुई तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट तो जीरो जीरो ही होगा ना, हाँ जीरो, हाँ जी। ठीक है ना। अब आप ये कह रहे हो कि उसने डेबिट नोट भी इशू कर दिया है, हाँ, फिर मैंने 3 सर्टिफिकेट इशू कर दिया उसका। इसके अगेंस्ट डेबिट नोट इशू कर दिया ना, तो इट हाँ मींस क्या जी, होगा कि उसने एक और परचेज का बिल आपको इशू कर दिया, अगर सिंपल वे में समझना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों में से आप सिर्फ एक ही कंसिडर कर सकते हो, या तो आप ये कंसिडर कर लो या ये कंसिडर कर लो। अगर आप दोनों कंसिडर करोगे तो आपकी जो वैल्यू हाँ है वो नेगेटिव में चली जाएगी। जी, बस मेरे को यही क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है ठीक है। अब हम अगले उस पे आ जाते हैं 9B में, क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। देखिए क्रेडिट डेबिट नोट का इफेक्ट सेम रहेगा, लेकिन इस बार अनरजिस्टर्ड के लिए, अनरजिस्टर्ड के लिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट उस केस में इशू होता है कि जब वो किसी प्रीवियस मंथ का हो, ठीक है ना, सेम मंथ में क्रेडिट नोट डेबिट नोट उस पार्टी के अगेंस्ट इशू नहीं होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। देखिए जैसे कि अभी हमने अप्रैल की रिटर्न भरी है, किसी पार्टी ने अप्रैल की जब रिटर्न भरी तो उसके अंदर B2C की जो सेल है वो इशू कर दी है, वो अप्रैल के अंदर करी है। ये देखिए B2C की जो है वो सेल इशू कर दी है। सपोज हरियाणा की कर दी है उसने या पंजाब की कर दी है, हम सिर्फ हरियाणा वाला केस लेते हैं पहले। हरियाणा की उसने 12% की सेल जो है वो इशू कर दी है B2C के अंदर, ठीक है ना। ये अमाउंट है 154.76 टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है ना। आपको मगर ये बात बाद में पता चली, आपको ये बात पता चली कि ये जो बेसिकली है ये आपका जो टैक्स है आपने इसमें ज्यादा जमा कर दिया है या ज्यादा आप बना रहे हैं। अगर सेम मंथ है तब तो आप इसको एडिट कर सकते हैं उसके अंदर ही, ठीक है ना, आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रीवियस मंथ है तब आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाली जो है वो ऑप्शन को चूज करना है। मैं यहाँ दोबारा दिखा देता हूं। अब हम मई की अगर भरते हैं, मई में बेसिकली ये ऑप्शन तभी यूज होती है 9B वाली जब कोई प्रीवियस मंथ में अनरजिस्टर्ड पार्टी की गलतियां आपने कर रखी हैं। देखिए यहां पे जब आप एड रिकॉर्ड करेंगे, एड रिकॉर्ड में ये B2CL या B2CS जो भी है आपका वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा टाइप। अगर आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं, आप अपनी सेल कम करना चाहते हैं, तो सपोज क्रेडिट नोट आपने इशू कर दिया 5, ठीक है ना। क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है वो आप कर रहे हैं 1 मई का, ठीक है ना। सपोज सेम मंथ का है वो, नोट वैल्यू आप दे रहे हैं 100, नोट टाइप आ जाएगा क्रेडिट, पार्टी आपकी आ जाएगी हरियाणा की, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हरियाणा नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप चेक करेंगे यहां पे हरियाणा नहीं आ रहा है, हरियाणा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सेम मंथ का जो है
और सेम स्टेट का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी वाले केसेस में नहीं इशू कर सकते। ठीक है ना, मैं दोबारा समझा रहा हूं कि आप सेम स्टेट का सेम मंथ में, ठीक है ना, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी का आप इशू नहीं कर सकते। वो तो वैसे भी सेल कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, आप जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कर सकते हैं वो सिर्फ B2CL इसका इशू कर सकते हैं। B2CL का मतलब होता है बायर टू कंज्यूमर लार्ज केसेस वाले, जो मैंने आपको बताया था, जिनके इनवॉइसेस 1 लाख रुपए से ऊपर के बनते हैं। ठीक है ना, ये 7th वाली ऑप्शन को नहीं चूज करते हैं। ठीक है ना, ये जो चूज करते हैं वो 5th वाली ऑप्शन को चूज करते हैं। तो इस केस में आपके पास हरियाणा की जगह किसी और स्टेट का इनवॉइस जो है वो आपके पास होना जरूरी है, तभी आप उसको इशू कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे 100 ले लेता हूं मैं, 18% IGST ही सिलेक्ट होगा इसके अंदर। इसके अंदर हरियाणा तो सिलेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, मैंने सेव कर दिया, इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेम मंथ में कोई गलती करी है, ठीक है ना, तो सेम मंथ में आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी का इशू नहीं कर सकते। सेम स्टेट का आपको अपनी वैल्यू जो है वो यहीं पे रेक्टिफाई कर लेनी है। ठीक है ना, अगर आपकी वैल्यू कोई पुराने महीने की, पुराने मंथ की गलत है, तो आप उसको क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अंदर यहाँ पे तब भी आप उसको इशू नहीं कर पाएंगे, तब आप उसको अमेंडमेंट में इशू करेंगे। ये अमेंडमेंट वाला इसके बाद आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो B2C की जो जितनी भी गलतियां होंगी, वो गलतियां अगर सेम मंथ की हैं, तो सेम मंथ की वो गलतियां आप इसके अंदर नहीं ठीक कर सकते। कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू नहीं कर सकते। आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट सिर्फ इस पार्टी का, यानी कि B2C लार्ज इन्वेस्टर्स जो है, इनका आप इशू कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। B2C जो है 2 तरीके के होते हैं, एक स्मॉल यूजर्स, एक लार्ज यूजर्स। लार्ज यूजर्स जो होते हैं वो 1 लाख रुपए के होते हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर के होते हैं। 1 लाख रुपए से ऊपर होने वाले जो केसेस होते हैं वो हमेशा सेम स्टेट के नहीं होते हैं, वो अदर स्टेट्स के होते हैं। तो अगर इसमें कोई गलती हो गई है, तब आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, मैं एक बार फिर उस प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। जैसे कि हम मई के रिटर्न भर रहे थे, मई के रिटर्न में 9B वाला ये आपको मैंने समझा दिया है। अब हम आते हैं 11A। देखिए, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी अमाउंट जो आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट अगर आप कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है, या कोई सेल का बिल आपने काटना है और काटा नहीं है आपने उस सेम मंथ में, तो इट डजंट मीन कि आप उसके अगेंस्ट टैक्स नहीं भरे। ठीक है ना, ये मैं इसमें समझा देता हूं। सपोज आपने 1 लाख रुपए का बिल इशू करा है, 1 लाख रुपए की आपके पास पेमेंट आई है इस बारी। ठीक है ना, आपने पार्टी को 1 लाख रुपए का ही बिल काट के देना है, प्लस 18% उस पर टैक्स भी लगाएंगे आप। ठीक है ना, तो यानी कि 18,000 रुपए टैक्स भी हो गया। तो टोटल इनवॉइस जो आप उसको दोगे वो 1,18,000 रुपए का दोगे। ये पेमेंट जो आई है आपके पास, ये आई है मई के अंदर। ठीक है ना, लेकिन किसी कारणवश आप मई में ये बिल रेज नहीं कर पाए, कि आपका माल तैयार नहीं था, या कोई भी गोडाउन में मशीन में प्रॉब्लम आ गई है, कोई उसमें लेबर नहीं थी, या कुछ भी कोई भी आपकी जो कंडीशन थी फैक्ट्री की, या जो भी शॉप है, या जो भी बिजनेस की, आप जो है वो इनवॉइस इश्यू नहीं कर पाए 1,18,000 रुपए का। तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी आपने एडवांस रिसीव किया है 1 लाख रुपए का, आप उसके ऊपर टैक्स भर दीजिए। ठीक है ना, इट मींस कि अगर आप इनवॉइस नहीं भी काटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर आपने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी।
कंडीशन ये है कि जो वो पैसा आपने रिसीव करा है वो सेल के अगेंस्ट रिसीव करा है, जो आप सेल का बिल काटने वाले थे उसके अगेंस्ट रिसीव करा है, ठीक है ना। सर इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी है सर कि मतलब टर्म्स एंड कंडीशन यही है ना, क्योंकि आपके पास बैंक के अंदर अगर पैसा आता है, आपके बिजनेस में बैंक के अंदर पैसा आता है, तो वो कई तरीके का आता है कि सपोज कभी कभी आपने ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होती है, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई लोन दिया होता है, या आपने किसी पार्टी से लोन लिया होता है कभी कभी, ठीक है ना, या कभी आपका कोई एडवांस में आपके पास जो पैसा आ गया किसी फर्म का, ऐसे कि हाँ चलो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो अभी तय नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तय नहीं हुआ है कि ये सेल के अगेंस्ट होगा या लोन के अगेंस्ट होगा, ठीक है ना। तो वो जितनी भी कंडीशंस हैं उसमें आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास जो पैसा आया है वो पैसा सेल्स के अगेंस्ट आया है, ठीक है ना। अगर आप सर इसमें ऑडिटेड केसेस में मतलब ये ऐसे लोगों का मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर कि जिनका ऑडिट होता है इनके लिए एप्लीकेबल है, या फिर जिनका ऑडिट नहीं होता है कुछ टर्नओवर का कुछ लिमिट है सर क्या इसमें? जी हाँ, इसमें एक तरह से टर्नओवर वाला भी एक तरह से पॉइंट आता है, और या फिर कोई पार्टी जो होती है वो बहुत सारा पैसा पहले ही ले लेती है, ठीक है ना, एडवांस के अंदर, और वो कहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्शन वाला। सपोज आपने कोई फ्लैट खरीदना है, तो फ्लैट जब आप खरीदते हैं तो वो 40 से 50 लाख रुपए का है, तो वो फ्लैट के अगेंस्ट आपको एक इनिशियल मनी जो है वो स्टार्टिंग में देनी होती है 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एज एडवांस बुकिंग, ठीक है ना। अगर उसके अंदर 100 फ्लैट्स बन रहे हैं तो उस कंपनी के पास पर बंदे के हिसाब से भी अगर आप 1 लाख रुपए लेके चलो तो कम से कम 1 करोड़ रुपए आ जाएगा एडवांस में 1 महीने का, ठीक है ना। तो सर ये कॉलम मोस्टली सर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है सर, या फिर और नहीं किसी और में भी इशू हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन में तो होता ही है वो, बाकी किसी और में भी इशू हो सकता है वो। तो उस केस में क्या होगा? हाँ सर मुझे ये जानना था कि मतलब ये जो अमाउंट अगर एडवांसेस में अगर कोई ले रहा है सर, तो मतलब जो जिसका जीएसटी नंबर है सर उसका कुछ टर्नओवर का लिमिट हो, या फिर कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जिससे इसको एग्जेम्पशन मिल सकता है, या फिर कुछ अमाउंट का कुछ ऐसा लिमिटेशन है कि इतने अमाउंट तक कर सकते कुछ ऐसा? नहीं लिमिट कोई नहीं है, लेकिन अगर वो एडवांस जब भी ऑडिट होगा अगर उसके अंदर वो पकड़ा गया ये एडवांस था और 6 महीने से आपके पास पड़ा हुआ है, 3 महीने से आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स प्लस पेनल्टी दोनों देनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एडवांस में पैसा ले लिया 10 लाख रुपया, ठीक है ना, वो कहते हैं चलो जी हम माल बना के देते हैं, वो उन्होंने मई में भी नहीं दिया माल, जून में भी नहीं दिया, जुलाई में भी नहीं दिया, तो उस केस में क्या होता है, जिसने 10 लाख रुपए दिया होता है वो बेसिकली 10 लाख जब आपको दे रहा है तो वो भी तो चाहता है ना कि उसको सेल का इनवॉइस मिल जाए, ताकि वो उसके अगेंस्ट क्रेडिट जो है वो अपना क्लेम कर सके, अपना टैक्स जो है वो क्लेम कर सके, ठीक है ना। सर तो सर जैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे मार्च में सर बैलेंस शीट में एडवांसेस के रूप में अगर कुछ फिगर है तो उसका मैंने अप्रैल में अगर काट दिया है, सेल काट दिया है सर, तो तब तो एप्लीकेबल ये रहेगा सर कि नहीं रहेगा? हाँ, अगर आपने विद इन द 1 मंथ काट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन द 1 मंथ आपने रेस कर दिया है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो 6 महीने तक पड़ा रहे या 5 महीने तक पड़ा रहे, तो उस केस में 5 महीने नहीं सर, वो मार्च के बैलेंस शीट में सर वो पैसा पड़ा रहा मेरा, और अप्रैल में मैंने उस सारे पैसे को सेल में यूटिलाइज कर लिया सर, तब तो वो ये एप्लीकेबल नहीं होगा सर। हाँ, तब उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। वो रनिंग अकाउंट हो गया ना एक तरह से। देखिए रनिंग अकाउंट में क्या होता है कि पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, ठीक है ना, कभी कभी पार्टी एडवांस दे देती है, लेकिन आप विद इन द 1 मंथ आप बिल काट ही देते हैं, रेज कर ही देते हैं, या फिर 2 या महीने बाद या 3 महीने बाद आप रेज कर ही देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप पैसा लेके बैठ गए हैं और आप कोई सेल का इनवॉइस नहीं काट रहे हैं, जिस कारण आप गवर्नमेंट के टैक्स देने से बच रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें कंडीशन क्या है कि सपोज आपने कोई पार्टी का 1 लाख रुपए एडवांस पे लिया या 10 लाख रुपए लिया सेम स्टेट का, 10 लाख रुपए 18%, 1 लाख ही ले लेते हैं हम लोग, 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आपने टैक्स लिया एडवांस में, 1 लाख रुपए आपने पेमेंट रिसीव करी, तो आप क्या करेंगे, अपनी जीएसटीआर की रिटर्न में आप 1 लाख रुपए के अगेंस्ट 9,000 जो है वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को भर देंगे,
ठीक है ना, 1 लाख रुपए जो आपके पास एडवांस आया हुआ था, आपने बिल नहीं रेज करा, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो टैक्स जो है 9,000 वो उसके ऊपर भर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये जो है केस का मतलब है कि आपने पार्टी के अगेंस्ट बिल रेज करा ही नहीं उस मंथ में, लेकिन अगर आप टैक्स की लायबिलिटी से बचना चाहते हैं तो आप जो है वो टैक्स की लायबिलिटी जो है वो आप उसके अंदर टैक्स भर देंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। उस केस में क्या होगा कि आपने 1 लाख रुपए जो एडवांस आपने रिसीव किया था वो 9,000 की लायबिलिटी दिखा के आप अपने टैक्स भर देंगे, तो उस केस में आपका जो पैसा है वो सेव हो सकता है, सेव रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको पॉइंट? ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया ना? ये एडवांस आपने 1 मंथ एडवांस में पहले से ही भर दिया, 1 महीने का एडवांस में पहले से ही भर दिया टैक्स। सेटअप कैसा होगा फिर अपनी सेल से? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 11B वाला। सेकंड केस में क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस का मतलब ये होता है कि जो आपने एडवांस पिछले महीने एडवांस के रूप में आपने जो पैसा आया था उसके अगेंस्ट जो टैक्स भरा था, वो टैक्स जो है आप यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें मैं आपको बता देता हूं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपने 1 लाख रुपए एडवांस में लिए थे, आपने मई में 18,000 रुपए एडवांस के अंदर एज एडवांस जो रिसीव किया था उसके ऊपर जमा करवा दिया, एडवांस वाले कॉलम में लिख के। ठीक है ना, आपने इनवॉइस रेज नहीं किया था। आपने इनवॉइस जब बनाया तो वो था जून का पीरियड। ठीक है ना, जून के पीरियड में जब आप इनवॉइस बनाओगे तो आपकी लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? 18,000 रुपए। वो 18,000 तो आपको जून के अंदर देने ही पड़ेंगे ना। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस वाली ऑप्शन यूज करके ये बात बता सकते हो गवर्नमेंट को कि आपने जो एडवांस में टैक्स भरा था 18,000 रुपए, वो आपने यहां पे एडजस्ट करा। ठीक है ना, आपकी जो बिलिंग है वो तो सेम ही होगी ना। आपने 1 लाख लिया था, 1 लाख रुपए का इनवॉइस उसको इश्यू कर दिया, लेकिन 18,000 बनता था, आपने 18,000 1 महीने पहले ही जमा करा दिया था। लेकिन जब जून में जमा करना था तो जून में आप जमा नहीं करोगे, इनवॉइस तो आप दिखाओगे फोर्थ वाले कॉलम में, फोर्थ वाले कॉलम में इनवॉइस तो आप दिखाओगे, लेकिन जब आप इनवॉइस दिखाओगे तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी ना 18,000 रुपए की। तो जून में आपकी लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए, तब आप एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस ये वाली ऑप्शन यूज करोगे, जहां पे आप उस मंथ का एडवांस जो आपने जमा करवाया था वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सपोज हरियाणा का था वो, हरियाणा के अंदर 1 लाख रुपए आपने ये यहाँ पे दिखा देने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका टैक्स जो है वो जून मंथ का 0 हो जाएगा। आपको बोल देगा भैया यहाँ पे आपने एडवांस में भरा था, लेकिन ये मई का महीना था, और यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करी एडवांस की, तो ये है जून का महीना। तो जो भी आपकी लायबिलिटी बाकी कॉलम्स के अगेंस्ट आ रही होगी वो सारी एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं जनरेट समरी करूं, कैसे करेंगे? देखिए, रिकंसिलिएशन में क्या होगा कि आप अपनी बुक्स में एज ए एडवांस एंट्री लिखेंगे कि आपने एडवांस में जो जीएसटी है वो जमा कराया हुआ है। ठीक है ना, और नेक्स्ट मंथ उसको राइट ऑफ कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ सर वो सेल से सेटअप होगा सर, वो बेसिकली? हाँ, वो सेल से ही सेटअप होगा। तो फिर यहाँ पे कैसे उसका एडजस्टमेंट होगा? मतलब उसका जैसे मान लीजिए हमने सेल्स भी काट दी और टैक्स भी हमने एडवांस पे कर दिया, तो वो तो आपने अभी सेल्स में यहाँ पे टैक्स तब आप उसमें नहीं आप करेंगे ना जी। तब जो आप सेल्स में आप जो बिल उसके अंदर दिखाएंगे, हाँ। सेल्स में जब आप बिल दिखाएंगे तो वो उसमें एडजस्ट नहीं करेंगे आप, उसमें आप टैक्स नहीं भरेंगे। फिर आप वो पुराने मंथ जो आपने एडवांस में भर रखा था वो आप एडजस्टमेंट में जैसे कॉलम में डालेंगे तो वो आपका नील हो जाएगा। और सर इसमें जैसे ये 11th वाला जो ऑप्शन है इसमें एडवांस टैक्स भर रहे हैं हम, तो वो क्या ये एडवांस टैक्स जैसे यहाँ बिल भरा हमने, मान लीजिए 1 लाख रुपए 18,000 भर दिया हमने, तो ये हमारे डैशबोर्ड पे जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर उस पर शो होगा? नहीं, उसमें नहीं शो होगा, उसमें नहीं शो होगा। वो तो आप ये कह रहे हैं कि आप एज ए इनपुट
अपनी जो बुक्स के अंदर है वो ले रहे हैं। अगर आप नॉर्मली अपनी बुक्स पे इनपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने बैंक के थ्रू एक ट्रांजेक्शन करते हैं, एक चालान बनाते हैं, जिससे आपका इनपुट बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये इनपुट वाला केस नहीं है, ये आपका टोटली सेल्स वाला केस है। नहीं एग्री सर, लेकिन जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक तरीका ये भी तो है, मान लीजिए आपने मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, आपने 10 लाख रुपए मुझे अभी एडवांस में 1 लाख रुपए दे दिए और मेरे को एडवांस टैक्स भरना है, ठीक है, तो मैं एक तो ई चालान करके और पे 1 लाख का चालान बन गया एक्स्ट्रा और उसमें पे कर दूंगा कि मैंने एक्स्ट्रा चालान पे कर दिया। अब जब भी वो नेक्स्ट मंथ में जब भी वो मेरी सेल कटेगी तो उससे सेटअप हो जाएगा वो तो। नहीं, ऑटोमेटिकली सेटअप नहीं होगा ना, जीएसटी के केस में वो ऑटोमेटिकली सेटअप नहीं होता। वो आप जो कह रहे हैं वो इनकम टैक्स वाला केस है। जीएसटी में आपको मेंशन करना होगा कि आपने जो एडवांस अमाउंट रिसीव करा है किसी अर्लियर टैक्स पीरियड में, तो वो एडजस्ट आप अब कर रहे हैं। इस तरह से एडजस्टमेंट वाला पॉइंट तो वो एडजस्ट आप अब कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पॉइंट। नॉर्मली जो 80% बिजनेस है वो इसे इन कॉलम्स को यूज नहीं करते, 11th बी वाले कॉलम को। सिर्फ जो लार्ज कंपनीज हैं जिनके पास मोटा एडवांस आता है, करोड़ों का एडवांस आता है एक ही बारी में, और अगर वो करोड़ों के एडवांस के ऊपर इनवॉइस नहीं रेज करते हैं या बिलिंग नहीं करते हैं सेम मंथ के अंदर, तो उस केस में जीएसटी वाले जो होते हैं वो उन पार्टीज को मतलब ऊपर थोड़ी सी नजर रखते हैं कि हाँ इनके पास इतना पैसा आ रहा है मगर ये बिलिंग नहीं कर रहे हैं, ये टैक्स नहीं जमा करवा रहे हैं, तो उस केस में ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है फिर, ठीक है ना। नॉर्मली 80% बिजनेस में क्या होता है कि 2-3 महीने तक एडवांस पड़ा ही होता है, क्योंकि वो रनिंग अकाउंट होता है। किसी भी आप फैक्ट्री वाले या मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में देखेंगे तो वो 2-3 महीने पहले ही एडवांस दे देते हैं कि चलो जी आप काम तो शुरू करो, जब माल बन जाएगा तो बाकी पेमेंट हम करते रहे, ठीक है ना। तो इस केस में तो रनिंग अकाउंट में तो वो चल जाता है, लेकिन कोई ऐसा करे कि हाँ 6 महीने तक उसने अपने पास एडवांस रखा और माल भी नहीं बनाया, कोई इनवॉइस भी नहीं रेज करा, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जीएसटी वाले कहते हैं कि या तो तुम इनवॉइस रेज कर दो या फिर तुम एडवांस में टैक्स जमा करवा दो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि वो लोग पैसा लेके भाग भी सकते हैं, ठीक है ना, आपका वो पैसा लेके भाग भी सकते हैं वो लोग जिनको आपने एडवांस दिया है। आपको तो कोई इनपुट नहीं मिलेगा ना उसमें, अगर आप परचेजर हैं तो आपको तो कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। आपको इनपुट तभी मिलेगा जब वो इनवॉइस रेज करेगा, जब वो अपना सेल टैक्स भरेगा, तभी आपको वो इनपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है दोनों वो उसी केस में यूज होती है। 80% केसेस में ये कंडीशन यूज नहीं होती। तो सर इसमें क्या रजिस्टर्ड पर्सन के भी एप्लीकेबल होती है? हाँ, रजिस्टर्ड के लिए ही है बेसिकली। अनरजिस्टर्ड में तो कोई ज्यादा पंगा है ही नहीं ना, अनरजिस्टर्ड में तो आप अगले महीने भी दिखा सकते हो उसे, ठीक है ना। सिर्फ रजिस्टर्ड के लिए, क्योंकि अगर इनवॉइस रेज नहीं करेंगे, सपोज ये इनवॉइस जो हम रेज करते हैं ये 18,000 रुपए जो हम सरकार को टैक्स जमा करवाते हैं, तो ये 18,000 रुपए किसी पार्टी के ऊपर, किसी परचेजर के ऊपर, परचेजर के अगेंस्ट ही तो जमा करवाते हैं ना, जिनके पास जीएसटी का नंबर है। तो उस परचेजर का फायदा क्या है इस 1 लाख रुपए ऊपर, कि उसको 18,000 रुपए का इनपुट मिल जाएगा अगर सेम मंथ बिल इश्यू हो जाता है तो 18,000 रुपए का उसको इनपुट मिल जाएगा ना। अगर ये सेम मंथ ही इनवॉइस इश्यू हो जाता है तो उसको, अगर ये मई में ही इश्यू हो जाता है इनवॉइस, तो परचेजर को भी मई में ही इनपुट जो है वो मिल जाता, ठीक है ना, जिससे वो अपनी टैक्स की लायबिलिटी कम कर सकता है या सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये जून में इश्यू करता है, ठीक है, लेकिन इस पार्टी का मई में टैक्स बन रहा था सपोज 25,000 रुपए, इसने सोचा कि 18,000 तो क्रेडिट वहां से आना ही था, ये अपनी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, तो नॉर्मली ये सोच रहा था कि मैंने जो टैक्स भरना है वो 7,000 ही भरना है। लेकिन आपने जब वो इश्यू करा ही नहीं बिल मई के अंदर, आपने इश्यू करा जून के अंदर, तो तब उस केस में क्या होगा, आपको ये 18,000 का इनपुट नहीं मिलेगा, तब आपको उस केस में तो 25,000 ही भरने पड़ेंगे ना। तो 1 या 2 महीने का तो चल जाता है, 2 या 3 महीने का चल जाता है, लेकिन जब मंथ्स ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में ये परचेजर जीएसटी वालों के अगेंस्ट, जीएसटी वालों को आपके नंबर के अगेंस्ट फाइलिंग भी दे सकता है या कोई रिपोर्ट दे सकता है कि आपने एडवांस दे रखा है लेकिन आप बिलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस से बचने के लिए इससे बेटर है कि आप एडवांस में टैक्स पहले से ही जमा करवा दें। कंस्ट्रक्शन जो आपने बताया था कंस्ट्रक्शन वाला, तो उस केस में तो जो मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप बिल्डर हैं
आपने मुझसे 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए जो भी ले लिए और एक प्लॉट की ले लिए, तो आप जब मुझे बिल्डिंग बना के देंगे, जब आपको पूरा पेमेंट करूंगा, तो एडवांस पेमेंट तो आपने ले लिया। अब मैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ उस केस में, जी। तो फिर मैं तो उसको लेकिन एडवांस पेमेंट कैसे उसका रहेगा सिनेरियो? देखिए, अगर 1 करोड़ उसने एडवांस में ले लिया, अगर 1 CR उसने एडवांस में ले लिया, तो इट मीन्स क्या होगा कि उसकी जो सेल्स है, अगर वो वैल्यूएशन नहीं करता तो सेल्स तो जीरो ही होगी ना उस साल की। हम्म। ऐसा कभी हो सकता है कि सेल्स जीरो हो जाए? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन की साइड में तो वैसे भी जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, आज आपने अगर कोई बिल्डिंग बनानी है या फ्लैट्स बनाना है, तो उस केस में तो टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई। हाँ, टाइम लगता है ना, तो उस केस में इसीलिए उनको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग अपनी सेल उस पीरियड में दिखानी ही होती है कि चलो पहले मंथ आपने 10% काम किया उस बिल्डिंग का, तो 10% के अगेंस्ट आप टैक्स जमा करवा दीजिए। अच्छा। ठीक है ना, सेकंड में आपने 20% काम किया तो 20% के आप जमा करवा दीजिए। ओवरऑल जब पूरे पीरियड का गिना जाएगा तो आपने पूरे 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 पीरियड में अगर 40% काम किया तो 40% के अगेंस्ट एटलीस्ट टैक्स तो जमा करवा ही दीजिए। अगर आप टैक्स नहीं जमा करवाएंगे, अभी आपने कहा आप अनरजिस्टर्ड वाले थे, आपने आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है जब आप फ्लैट खरीदते हो, तो ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये जीएसटी वाले हैं वो सबसे पहले अभी के पास आएंगे ये पूछने कि हाँ भाई टैक्स क्यों नहीं भरा तूने। जब आप कहोगे कि हमने तो काम ही नहीं करा, तो वो कहेंगे आ जाओ फिर अकाउंट दिखा दो, तो अकाउंट दिखाने में आपको उनको पता चलेगा कि 1 करोड़ रुपए आपने एडवांस में पहले से ही ले रखा है पार्टियों से। ठीक है ना, अब वो चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन आपने कोई भी सेल बुक नहीं करी, तो वो सीधा सीधा कहेंगे कि 1 करोड़ के ऊपर आप टैक्स भर दीजिए। हम्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट अभी तक जितना सिखाया है उसमें आप किसी का डाउट है तो बता दीजिए। जितने ही पॉइंट सिखाए हैं इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो है एचएसएन समरी जो है, ये तो वैसे बहुत ही टफ है, अभी तक जितना हमने करा है उससे ज्यादा टफ यही होने वाला है एचएसएन वाई समरी। ठीक है ना, और ये जो है इको वाला है, जो ई कॉमर्स वाली सेल होती है, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ तक जितना भी पढ़ा है, किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या प्रीवियस से कोई रिलेटेड है तो वो भी पूछ सकता है। किसी ने पूछा है हाउ टू मेक क्रेडिट नोट फॉर ऑनलाइन सेल्स। देखिए, ऑनलाइन सेल्स के अगेन क्रेडिट नोट नहीं बनता, आप वो B2C में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, जो भी आप ऑनलाइन सेल करते हैं, सपोज अगर आपने फ्लिपकार्ट पे कोई सामान बेचा है या मीशो पे आपने सामान बेचा है, तो वो पार्टीज के पास नॉर्मली जीएसटी नंबर नहीं होता है। अगर जीएसटी नंबर होगा तो पार्टी B2B में ही आ गई वो। ठीक है ना, B2C में आप क्रेडिट नोट नहीं बनाओगे, B2C में आप डायरेक्ट वैल्यू वही कम कर दोगे B2C अदर्स में जाके। What will be the credit note for expiry after 2 years? 2 years की एक्सपायरी उसमें नहीं काउंट होगी। आपको अगर इश्यू करना है क्रेडिट नोट तो आपको विद इन द ईयर ही करना होगा, या फिर नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक इश्यू कर देना होगा। एडवांस मनी रिसीव कंस्ट्रक्शन, ये वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया है कि अगर आप एडवांस जो इश्यू कर रहे हैं, अगर आपको टैक्स की लायबिलिटी से बचना है तो आप यहाँ पे वो टैक्स भर दीजिए और नेक्स्ट मंथ उसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन? सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन से बात आई है, सपोज हमने इनवाइस सबमिट कर दिया है पार्टी को, अगर हम कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, सपोज 10 लाख का काम किया हमने और 18% के रेट से हमारा 1,80,000 हमारा जीएसटी हुआ, पार्टी ने हमको 10 लाख रुपए दे भी दिया और पार्टी को हमने अपने इनवाइस 18% के साथ सबमिट किया, बट पार्टी उसका इनपुट भी नहीं ले रही है और ना हमको जीएसटी का पेमेंट भी कर रही है, उस केस में हम क्या करेंगे? इनपुट नहीं ले रही है और जीएसटी की पेमेंट नहीं करी है, तो उस केस में बेसिकली आजकल क्या चल रहा है रूल कि आप जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, रिटर्न फाइल होने के बाद पोर्टल पे उनके अगेंस्ट क्रेडिट नहीं शो होगा, तब तक जो पार्टीज हैं वो जो आपको जीएसटी की पेमेंट है वो नहीं देती। ठीक है ना, जैसे ही पोर्टल पे वो शो हो जाएगा उनके अगेंस्ट, तो वो आपको जीएसटी की पेमेंट भी रिलीज कर देंगे। टैक्सेबल अमाउंट तो उसी वक्त कर देंगे जैसे ही आपने काम खत्म किया या जो भी आपने माल भेजा वो तो उसी वक्त चली जाएगी, लेकिन जीएसटी की वो होल्ड रख लेती है, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं लेकिन रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। इसके प्रीवियस एक्सपीरियंस में ये मालूम पड़ता था कि हमने जीएसटी उसको पे करके 6 महीना वेट किया, जीएसटी पेमेंट नहीं दिया, फिर हमने क्या किया, पार्टी को बिल दिया पर जीएसटी का अमाउंट फाइल नहीं किया उसको, इसलिए
या पहले जीएसटी हमको पेमेंट रिलीज करो या 50% दो या कुछ भी तो दो उसके अगेंस्ट में। जी तो वो ये मामला था सर। हाँ वो वही बेसिकली है। और किसी का कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन था कि अगर हमें इनकम टैक्स समझना है तो इनकम टैक्स के साथ टीडीएस भी है, तो जी फर्स्ट किस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा? पहले इनकम टैक्स कंप्लीट करके टीडीएस को नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो पहले जो है वो टीडीएस आता है फिर इनकम टैक्स आता है। मतलब पहले टीडीएस से स्टार्ट करें? जी क्योंकि टीडीएस इनकम टैक्स जो है बेसिकली वो बहुत बड़ा लार्ज स्केल में होती है वो चीजें उसके अंदर, और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, तो उनको समझने के लिए आपको पहले बेस समझना जरूरी है, ठीक है ना? तो बेस जो है वो टीडीएस वगैरह का आ जाता है। ठीक, ओके। ओके आई थिंक मुझे लग नहीं रहा कि किसी और को कोई क्वेश्चन है, तो आज की क्लास हम लोग यही करते हैं खत्म। आई होप कि सब प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें, प्रैक्टिस करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कस जरूर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। मारेंगे तो देंगे मारेंगे ठीक है तो अगर हम मारेंगे छोटा का तो सोचते हैं भागेगा बे सब्जी ये नहीं मांगेगा बेटी चल हम बताइए रहते छोड़ माथे छोड़ ठीक है भारी विचित्र बात है